नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो सेशन में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि रीट पात्रता में जो न्यूनतम उत्तीर्णांक जो थे वो नहीं प्राप्त कर पाए, या हम बात करें जैसे ओबीसी, एससी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस में जिन बच्चों के 80 या 81% सही हो रहे हैं या 82% सही हो रहे हैं। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनके 88-89% सही हो रहे हैं, अब वो आगे तैयारी मेंस की करें या नहीं करें, या आगे जो पात्रता है वो कब तक होगी, या पात्रता की तैयारी करें भी या नहीं करें, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। और कितने चांस आपके हैं कि जब आपकी जो फाइनल उत्तर कुंजी आएगी, क्योंकि अभी तो प्रोविजनल आई है, जो फाइनल उत्तर कुंजी आएगी उसमें आपके बढ़ने के चांस है या नहीं है, या लेवल 2 में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया लागू होगी उसमें आपके पास होने के कितने चांस है, इस बात पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो कब जारी होगा। इसके अलावा जो आपत्ति आप लगाओगे वो आप किस आधार पर लगाओगे, प्रूफ कैसे इकट्ठा करोगे, और साथ ही साथ जो आपत्ति लगाने की लास्ट डेट है उस टाइम तक आपके कितने प्रश्नों पे आपत्ति लग सकती है, इस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट और कंटेंट हमारे चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। हमेशा से हमने एक जो स्टिक जानकारी रहती है, जैसे हमने मास्टर प्रश्न पत्र का बताया था कि भाई इस दिन जारी होगा, उसी दिन जारी हुआ। उसके बाद में हमने उत्तर कुंजी का भी आपको बताया, 1-1.5 महीने पहले भी हमने बता दिया था कि उत्तर कुंजी लगभग उस टाइम जारी होगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि रिजल्ट है वो किस आधार पे आएगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। जो आपको जानकारी चाहिए, मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ, या आप बात करो तब से उत्तर कुंजी आई है तब से मैं आप देख रहा हूँ कि आप सभी लोग किसी ना किसी लाइव में जुड़े हो या कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो कि सर मैं ओबीसी से हूँ और मेरे 79% सही हो रहे हैं, तो क्या मैं पात्र हो जाऊँगा। या कोई भी जो बहनें, जो डिवोर्सी बहनें, जो विडो बहनें, उनके कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे इतने % सही होने, तो क्या हम होंगे, पास होंगे या नहीं होंगे। तो देखो, ये वाला जो प्रोफॉर्मा है ना, वो बोर्ड ने विज्ञप्ति के साथ ही जारी कर दिया था और अब की बार कोई चेंज भी नहीं किया, हमेशा से यही उत्तीर्णांक होते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी के लाइव सेशन में इसलिए जुड़ना कि हमें ये पता करना हो कि भी आपके कितने % सही होने चाहिए पास करने के लिए, तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। एक जिम्मेदार स्टूडेंट के नाते, या एक जिम्मेदार जो आपका जो तैयारी कोई स्टूडेंट अगर कर रहा है मन लगा के, अगर उसको ये नहीं पता है कि भी पास मार्क कितने % है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होती है। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि जो भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, वो चाहे नॉन टीएसपी में हो चाहे टीएसपी एरिया के अंदर हो, उनको 90% करने अनिवार्य हैं, चाहे वो लेवल 1 में है चाहे लेवल 2 में है। ठीक है, चाहे वो नॉन टीएसपी से है या टीएसपी से है। और टीएसपी एरिया के अंदर आपको पता है कि ना तो जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है ये होती नहीं है, तो उसको कहाँ पर काउंट किया जाता है, आपका जो जनरल कैटेगरी उसी में काउंट किया जाता है, तो उनको 90% ही करने जरूरी होते हैं। अब आपके लिए एक्सक्यूज भी नहीं है यहाँ पे कि जैसे ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, एससी में, वहाँ पे क्या है कि 55% चाहिए, तो 55% 82.5 में बन जाते हैं। ठीक है, और 82 में 54.66 बन जाते हैं, इसलिए उनको जो 1% की वो मिल जाती है, सहूलियत मिल जाती है। तो आपके लिए तो नहीं है, आपके लिए तो फिक्स % है कि 90 आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा आप बात करते हो एसटी, ठीक है, अनुसूचित जनजाति की अगर आप बात करते हो तो उनके लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक, नॉन टीएसपी के लिए तो आपका एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी के लिए क्या है, 55% है। कितना है, 55%। मतलब आपको चाहिए कम से कम 82.5, या आप 83 बात करते हो, या हम बात करेंगे जो 82 नंबर वाला जो फॉर्मूला है ना, उसी बात पे भी हम चर्चा करेंगे, तो उनको इतने चाहिए। लेकिन एसटी में क्या है कि जो टीएसपी एरिया है ना, वहाँ पे छूट मिलती है, और वहाँ पे आपको कितने % करने हैं, आपको 36% करने हैं। कितने % करने हैं, केवल आपको 36% ही करने जरूरी होते हैं। आपके जो एसटी कैटेगरी के अंदर जो आप बात करते हो, एसटी कैटेगरी में टीएसपी एरिया के अंदर, ठीक है, तो आपको कितने करने, केवल 36%। लेकिन अगर आप नॉन टीएसपी से हो, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा। तो अब जो भी टीएसपी एरिया के अंदर एसटी से, उन्हें केवल 54% आपको परफेक्ट करने जरूरी है। तो यहाँ पे भी पॉइंट वाला मामला नहीं है, तो 54% उनको करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात हो जाती है। इसके अलावा देखो, जो भी समस्त जो बहनें जो विडो कैटेगरी से हैं या डिवोर्सी कैटेगरी से हैं या एक्स सर्विसमैन है, चाहे वो टीएसपी से है या नॉन टीएसपी से है, तो उनको
कम से कम 50% पर नंबर है वो लेकर के आने पड़ेंगे। कितने? 50% लेकर के आने पड़ेंगे, चाहे टीएसपी से है या नॉन टीएसपी से, चाहे कोई भी कैटेगरी से है। 50 का मतलब है 75% आपको करने जरूरी है। इसके अलावा पीएच कैंडिडेट जो दिव्यांग श्रेणी से आते हैं उनके लिए टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों के लिए 40% दे रखा है। 40 का मतलब है आपको 60% करने पड़ेंगे। इसके अलावा शहरिया जनजाति के व्यक्तियों को चाहे टीएसपी से नॉन टीएसपी उनको 36%, मतलब आपको 54% करने जरूरी होते हैं। ये आपके लिए आता है न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो आपके लिए। अब इससे जिनके भी कम हैं वो क्या माने जाएंगे? एक तरीके से अपात्र माने जाएंगे। अब कहीं पर भी आप चैनल पे आप अगर देख रहे हो, कहीं से भी अगर आप झूठा दिलासा अगर पा रहे हो कि आप इससे कम में पास हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं देखो ये आपकी भूल है। इतने आपको कम से कम चाहिए। अब बात ये आती है, देखो मेन जो आपका मुद्दा है, जैसे देखो अब जनरल कैटेगरी के अंदर किसी भी बच्चे को 90% चाहिए। अब 90 की बजाय जिनके 89 या 88 हैं, अब इनके लिए क्या चांस हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आती है। तो देखो लेवल 2 में तो एक बार नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा खेल बाकी है, तो हो सकता है किसी बच्चे को फायदा हो जाए और 89 जिनके हैं उनको 1 मिल जाए तो 90 हो जाएगा, उसकी हो जाएगी पात्रता क्लियर हो जाएगी। या फिर किसी के 88 हैं और उनको 1.5 या 2.25 भी मिल जाए या 1.5 भी मिल जाए तो उसके हो जाते हैं 88.5 के लगभग। तो राउंड फिगर में करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? फिर पात्र हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक तो चांस बनता है ये वाला। इसके अलावा आपका चांस बनता है चाहे वो जो L1 से हो चाहे L2 के अंदर हो। दूसरा चांस कॉमन है। कॉमन कौन सा है कि अगर आपकी जो फाइनल उत्तर कुंजी आए स्कोर कार्ड के साथ में, वो उत्तर कुंजी में जो आपत्ति लगने के बाद में जो उत्तर कुंजी आए और आपका अभी कोई प्रश्न गलत हो रखा है, उसका उत्तर बदल करके आ जाए और आपका वो प्रश्न क्या हो जाए? सही हो जाए। 1 या 2 प्रश्न आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है या प्रश्नों पे डिपेंड करता है, तो आपके चांस है कहीं ना कहीं कि आप पात्रता के अंदर पास हो सकते हो। ये आपको 31 तारीख तक ही पता चल जाएगा, क्योंकि उस टाइम तक सारे क्वेश्चन का पता चल जाएगा कि भी इस प्रश्न पे आपत्ति लग रही है, और जिनका ऑथेंटिक प्रूफ मिलेगा वो कन्फर्म आप मान सकते हो और आप देख लेना कि भाई मेरा ये प्रश्न सही हो सकता है। तो अगर उस कोई प्रश्न ऐसा मिले कि जो भी आरबीएससी की कोई बुक है, एनसीईआरटी की जो कोई भी बुक है, कोई भी टीचर या हम आपको प्रूफ दें उस आधार पे, तो आप क्या कर सकते हो? अपना वो प्रश्न काउंट करके आप मेंस की तैयारी के लग जाए। ये 2 चांस आपके लिए आते हैं यहाँ पर के आपके जो 3rd ग्रेड मेंस में बैठने के जनरल में। अब बात आती है बाकी कैटेगरी, जैसे एसटी की बात कर लेते हैं, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, नॉन टीएसपी में। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे फॉर्मूला ये सेट बैठ रहा है कि आपको 55% चाहिए। 55% का मतलब क्या होता है? 82.5 में पास हो जाता है। ठीक है, 82.5 में क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो अब बात ये आती है कि पिछली बार भी कोर्ट में मेंस में बच्चे बैठे थे कोर्ट से जीत करके 82% वाले। क्यों बैठे? क्योंकि 82% में आपका हो जाता है 54.66। अब मैथ का रूल ये कहता है कि जो 54.66 अगर इसको राउंड में लेंगे तो ये नज़दीक होता है 55 के, ना कि 54 के। तो इस आधार पे कोर्ट क्या कर देता है? फिर पास कर देता है। तो ये बच्चे तो हो जाएंगे पास। आप आराम से 3rd ग्रेड मेंस की तैयारी कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए कोर्ट से आप कंफर्म पास हो जाओगे तो ये तो लग जाए फटाफट से मेंस की तैयारी के। ठीक है, इसके अलावा अब जिन बच्चों के हो रहे हैं 81% सही हो रहे हैं या 80% सही हो रहे हैं या 79% सही हो रहे हैं, अब उनके लिए तो वही है मैंने जैसे जनरल में बताया कि L1 में तो इतना ही है कि फाइनल उत्तर कुंजी में कोई चमत्कार हो जाए, 1% आपका उत्तर बदल जाए, वो आपका सही हो, तो आपका कहीं ना कहीं मैं जो आपकी पात्रता क्लियर हो जाए। L1 में नॉर्मलाइजेशन है नहीं तो ज़्यादा चांस आपको मिलेंगे नहीं। इसके अलावा L2 में तो दोनों चांस है, या तो आपत्ति में कोई ऐसा प्रश्न बदल जाए ऑप्शन जो आपका अभी गलत है बाद में सही हो जाए 1 या 2, और या फिर नॉर्मलाइजेशन में आपको 1 या 2 नंबर मिल जाए। इस प्रकार से आपकी सभी कैटेगरी के अंदर यही चांस आपके बैठते हैं पात्रता क्लियर होने के। अब उन बच्चों को भी खतरा है। देखो अब जिन बच्चों को 90 चाहिए लेकिन वर्तमान में 91% सही हो रहे हैं, अब उनका अगर 1% कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो 90 लिए बैठा है अगर उसका 1 भी % बदला तो वो फिर आ जाएगा 89 पे, और वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? फिर वो 12 होने का खतरा हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि लेवल 2 में तो नॉर्मलाइजेशन लगनी है। अब नॉर्मलाइजेशन में अगर 1 चला गया तो 90 वाला आ जाएगा 89 पे, और कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? फिर उसको लॉस हो जाएगा। लेकिन कम संभावना है
ये भी मैं बता देता हूँ कि पात्रता परीक्षा है, मेरे ख्याल से इसमें 2 शिफ्टें ज़्यादा तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से कटेंगे नहीं, मेरे ख्याल से नंबर 1 में मिल जाएंगे और 1 को वहीं पे रख देंगे। बाकी देखो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आप सब ने देख लिया, आप सब देख रहे हो, मैंने नहीं, आप सब देखते हो कि कटते भी है नंबर और मिलते भी हैं, तो दोनों चांसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी डर, अब वो क्या करें। तो देखो बात ये है कि आप पॉजिटिव रह करके आराम से जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप उस चपेट में नहीं आए, या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका प्रश्न एक और बढ़ भी सकता है। तो आप कोई भी चिंता न करें, आराम से आप तैयारी करते रहें, ठीक है। मेंस की आप तैयारी आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात हो जाती है यहाँ पे आपकी जो मिनिमम मार्क जो लेकर के आए हैं। अब देखो बाकी जो बच गए ना, जो बच्चे जिनके आसपास नहीं लग रहे हैं, अब देखो न्यूनतम उत्तीर्णांक जैसे 90 हैं, सब आप 82 मान सकते हो, ठीक है, या फिर आप बात करते हो 54% हो गया, ठीक है। इतने 3 ही होते हैं और एक 60, हाँ यहाँ पे 60 और यहाँ पे 54, ये 4 प्रकार की कैटेगरी बनती है रीट पात्रता में। अब देखो जिनके 90 वालों की कैटेगरी में वो तो 88-89 वाले उम्मीद कर सकते हैं, और जिनकी 82 वाली कैटेगरी में वो 81-82 या 80 और 81 वाले उम्मीद करें। 60 में वो 58-59 वाले उम्मीद कर सकते हैं कि भी कहीं ना कहीं चमत्कार हो जाए, और 54 वाली कैटेगरी में आपके 52 और 53 यही वाले तो इंतजार कर सकते हैं। बाकी कोई कैंडिडेट अगर इससे कम नंबर है ना, वो मेरे ख्याल से टाइम ज़ाया न करते हुए अन्य एग्जाम्स की आप तैयारी में लग जाएं। और एक और मैं बता देता हूं, जिन बच्चों के इनसे कम नंबर आ रहे हैं ना, तो एक बार आप रीट के पीछे मत पड़ना कि मैं वापस रीट के तैयारी के लग जाऊं। तो देखो एक बार रीट होगी नहीं, रीट पात्रता परीक्षा अभी होगी नहीं, एक बार में आप मान के चलना। रीट हो गई 2025 में, 2025 में दोबारा नहीं होगी, और 2026 में भी मान के चलना कि 2026 में भी रीट नहीं होगी। तो रीट का रास्ता है वो लंबा है। अब जिनकी सीईटी क्लियर है ग्रेजुएशन वाली या जो आपकी सीनियर सेकेंडरी वाली, तो वो तो ऐसी भर्ती पकड़ें कि आप उसके तैयारी के लग जाओ। या जिन बच्चों का सीईटी क्लियर नहीं है, तो उन बच्चों का अभी आगे आने वाले महीनों में सीईटी एग्जाम लगेगा, तो उसकी आप तैयारी करें। या जो बच्चे आम घरों से आते हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती की, वो तैयारी कर सकते हो, या अन्य जो भी एग्जाम आप तैयारी करना चाहो तो उनकी तैयारी करें। रीट का सफ़र अभी लंबा है, तो उसकी कोई भी कोचिंग मत लगना और ना ही किसी का सिलेबस लेना। आप अन्य एग्जाम की एक बार तैयारी कर लो, ठीक है। उसमें समय आपको बर्बाद आपका नहीं करना है, ये याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे बात हो जाती है ये क्लियर। अब बात आती है कि L1 में तो नॉर्मलाइजेशन है नहीं, तो इसमें तो मुद्दा ही नहीं है। लेवल 2 में नॉर्मलाइजेशन है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपका। 0.5 में या 1 में या 2 में, यहीं पे आपका मामला है वो सेट हो जाएगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कटने का दोनों पारियों में मेरे ख्याल से संभावना नहीं है, और 2 पारी की बजाय देखो पारी तो इसमें 4 भी मान सकते हो आप ये बात करो। देखो L1 जो L2 का आपका पेपर है, उसमें एक SST का भी पेपर लगा है, एक आपका लगा है, आप बात करते हो साइंस मैथ का, तो 2 शिफ्ट तो वो भी हो जाती है ना, दोनों के लिए अलग अलग है ना वो। तो ये तो ज़रूरी नहीं कि सेकंड शिफ्ट में साइंस मैथ वालों को मिल जाए और SST वालों को भी फिर मिल जाएगा, ज़रूरी तो नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग हैं थोड़ी सी, तो आप माने कि मेरे ख्याल से कटने तो नहीं चाहिए, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही पड़ेगा, किसी शिफ्ट को मिल सकते हैं इतने नंबर। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात यहाँ पे आती है ये। अब बात आई कि जो फाइनल उत्तर कुंजी है ना, वो आएगी आपकी स्कोर कार्ड के साथ में। रिजल्ट के नाम पे आपके लिए कोई भी PDF जारी नहीं की जाएगी, आपका आएगा स्कोर कार्ड, क्योंकि स्कोर कार्ड आएगा ना, उसी में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आप पात्र हो या अपात्र हो, तो वो आपका रिजल्ट। अब आप जब भी आएंगे ना, तो आपका रिजल्ट आएगा, उसमें आपका आएगा स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड में ही आपको पता लगेगा, रिजल्ट के नाम पे ये आएगा। फाइनल उत्तर कुंजी भी उसी टाइम पे आएगी, और उसी आधार पे क्या बनेगा, आपका स्कोर कार्ड बनेगा। जो अभी जो जारी हुई है वो क्या है, केवल प्रोविजनल की। अब स्कोर कार्ड कब जारी होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो स्कोर कार्ड, आप स्कोर कार्ड को आप रिजल्ट माने, और ये आपका होगा अप्रैल के अंत में, ठीक है। अप्रैल के अंत में या फर्स्ट जो वीक होगा ना मई का, उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आ जाती है आपके स्कोर कार्ड या रिजल्ट को लेकर के बात यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैंने नॉर्मलाइजेशन का बता दिया। अब बात आती है जो आपत्ति वाले प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा हम करें। तो देखो बात ये है, आपत्ति वाले का जो पेज है अपने पास में, यहाँ पे 31 तारीख तो आपत्ति लगाने की है। यहाँ पे ये समझें आप कितने, 31 तारीख तक आप आपत्ति लगा सकते हो। 300 रुपये शुल्क लगेगा, और इस साइट पे आपको आपत्ति लगानी है।
अब देखो आपत्ति किन प्रश्नों पे लगेगी। कोई भी कोचिंग, चाहे आप उस कोचिंग को कितना ही मान रहे हो, कोई भी बुक जो गाइड जिसको बोलते हो कोचिंग की या किसी लेखक की, जो नॉर्मल आपके कोचिंग में जो टीचर आप पढ़ाते हैं उनकी बुक का कोई भी प्रूफ आपका नहीं चलेगा। आपके पास बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी की, ठीक है, आपके पास बुक होनी चाहिए आरबीएसई की, ठीक है, आपके पास हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक हो। तो प्रतिष्ठित जो संस्थाएं हैं भारत सरकार या राजस्थान सरकार की, या जो आपकी जो एनसीईआरटी है आरबीएसई, उन्हीं की जो बुक है, उन्हीं के जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो माने जाएंगे। बाकी किसी भी टीचर के नोट्स के या किसी कोचिंग की जो बुकलेट आती हैं या गाइड आती हैं या किसी के भी ये मान्य नहीं होंगी। तो ये आप मान लेना। और ख़ास करके एक आप सर्च करते हो गूगल पे, ठीक है, ये वाला भी आपका मान्य नहीं है। आप प्रश्न लगा के करते हो और गूगल पे उत्तर दूसरा आता है, तो ये भी आपका मान्य नहीं होगा। तो इस आधार पे भी आपत्ति नहीं लगा सकते हो, आप मान्य भी नहीं किया जाएगा अगर कोई टीचर कहता है तो अब आपको क्या करना है कि हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं आपके प्रूफ। इतना जल्दी नहीं है कि आज के आज ही करवाएं, कल करवा दें। 31 तारीख है आपकी, तो आपको क्या करना है, ऑथेंटिक जो प्रूफ मिलेंगे ना आपको, आप देख लेना, आप गौर कर लेना, यूट्यूब पे आपके वीडियो मिल जाएंगे घूमते हुए। लेकिन जो सॉलिड जो प्रूफ आएंगे ना वो 29 या 30 तक आएंगे, ठीक है। 29 या 30 तक सारे के सारे इकट्ठे होकर के इधर उधर से आकर के आपको बुक मिलेगी कि भाई ये तो ऑथेंटिक बुक है, इस बुक के ये लेखक है, ठीक है, या उस हिंदी ग्रंथ अकादमी की है या किसकी है वो मिल जाएगा। उस बुक में जो प्रश्न जो लिखा है आपने, उस प्रश्न का जो विस्तार है वो आपको हूबहू मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद क्या लगाओगे आप, आपत्ति लगाओगे, तो वो प्रश्न आपका प्रश्न की सुनवाई की जाएगी और वो प्रश्न बदलेगा। और ये भी आप कान खोल के सुन लेना, कोई भी अगर झूठी दिलासा में मत रहना। किसी ऑथेंटिक बुक में जब तक वो नहीं है प्रश्न का उत्तर वो स्पष्ट नहीं लिखा है, तब तक आपका उत्तर चेंज भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं करेगा। चाहे आपका गूगल कुछ भी दिखा रहा हो, कोई भी किताब में कुछ भी लिखा हो, या हमने भी आंसर की डाली थी, या तमाम कोचिंग्स ने भी उत्तर कुंजी डाली थी, तो उसका बोर्ड को कोई लेना देना नहीं होता है। ये करवा सकते हैं, ये आप याद रख लेना। तो हमारे चैनल पे भी हम उपलब्ध करवाएंगे प्रूफ। तो आपको क्या करना है, एक तो हमारा जो व्हाट्सएप हम डाल के रखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएंगे। जब आप अबाउट में जाओगे तो वहाँ पे हमारे नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। अब कोई भी आपको आपत्ति वाला प्रश्न लगता है ना, मैंने पिछले वीडियो में मैंने कोई भी लगता है ना, तो एक तो उस प्रश्न की फ़ोटो, ठीक है, आप भेजें कि प्रश्न की फ़ोटो भेजें कि भी ये वाला प्रश्न है, बोर्ड ने कौन सा ऑप्शन माना है वो आप बताएं कि भी बोर्ड ने ये वाला ऑप्शन माना है। अब बताओ, ये मान लो कि आप इतने हो संख्या में, आप लगातार कर देते हो कि सर ये वाला उतने, वो सीरीज़ के अंदर वो वाला प्रश्न है, आप देखना उसको, तो फिर वो प्रश्न देखना, फिर उसका ऑप्शन देखना, कौन सी सीरीज़ में वो देखना, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो बोर्ड ने कौन सा ऑप्शन माना है, आपके आधार पर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए उसमें, ये दोनों चीज़ आप बताएं हमें, तब जाकर के क्या मिलेगा, आपको प्रूफ मिलेगा। और वो भी हम वीडियो के माध्यम से सभी के लिए बता देंगे कि भाई लेवल 1 में तो ये वाले प्रूफ लगा दो, और लेवल 2 में एसएसटी में ये लगा दो, साइंस मैथ में ये वाले प्रूफ वाले प्रश्न हैं, तो आप इन पे आपत्ति लगाएं। ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, ये भी मैं बता देता हूँ, ज़्यादा प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको। L1 में मिलेगा 1-2 प्रश्न मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। L2 में भी यही हाल होगा, ठीक है। आप ज़्यादातर जिन बच्चों की मैं बता रहा हूँ, और L2 में भी यही हाल होगा, चाहे एसएसटी हो, साइंस मैथ हो, तो उसमें यही प्रश्न आएंगे 1, 2, 3, इससे ज़्यादा संख्या है वो सॉलिड प्रश्नों की होती नहीं है। और ना इस बार है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं मिला है, ठीक है। तो आप वो सारी परफॉर्म के आधार पर भेजें प्रश्न की फ़ोटो, बोर्ड ने कौन सा ऑप्शन माना है, ठीक है। और आप बात करते हो कि कौन सी शिफ्ट में पेपर था, एसएसटी से था या साइंस मैथ से या L1 से था, बोर्ड ने कौन सा ऑप्शन माना, आप कौन सा सही करवाना चाह रहे हो कि भाई ये मेरा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लिख करके भेजें। हम आपके प्रूफ आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे YouTube चैनल पे आपको 28 या 29 को वो वीडियो मिलेगा, उसी में आपको हम वो PDF दिखा देंगे। उसके बाद में वो टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको के लिए अपलोड कर देंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अब व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो। इसके अलावा हमें टेलीग्राम, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, ये जो अपना यूट्यूब चैनल है विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पे जाकर के आप अगर ग्रुप ज्वाइन करोगे तो हमारी वहाँ पे आईडी मिल जाएगी विकास चौधरी के नाम से, तो वहाँ पे आप जाकर के और मेरे को वहाँ पे भी वो फोटो वगैरह सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी रीट पात्रता से जुड़ी सारी तमाम बातें, जो निष्कर्ष था वो मैंने बता दिया। आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो आपके दोस्तों के पास में भी शेयर करना, और साथ ही साथ वीडियो लाइक करके जाना, और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।